हेलो माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन फ्रॉम एसएससी क्लास 10। इसका देखेंगे लेक्चर नंबर 0, जहां पर हम बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की। ये कंसेप्ट हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये वाला लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं देखोगे तो लेक्चर नंबर 1 समझ में नहीं आएगा। लिख कर ले लो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात, डीएनए को सब लोग जानते हैं। ये रहा मेरा डीएनए। डीएनए एकदम पतला पतला धागा होता है। क्या होता है? पतला पतला धागा। इस धागे को मुझे अपने सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है, ठीक है। तो मुझे इस डीएनए को, लंबे लंबे डीएनए को लपेटना पड़ेगा, कंडेंस करना पड़ेगा। क्या करेंगे? कंडेंस करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, डीएनए को लेंगे, इस डीएनए को हम कुछ स्पेशल प्रोटीन्स के ऊपर लपेटने वाले हैं। ये जो गोले गोले दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। कितने हिस्टोन प्रोटीन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 हिस्टोन प्रोटीन पीछे हैं, तो टोटल कितने हिस्टोन प्रोटीन है? 8 हिस्टोन प्रोटीन है। उसके ऊपर हमने डीएनए को लपेटा हुआ है, करेक्ट है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, डीएनए का और 8 हिस्टोन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। याद रखेंगे, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। एंड ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स आपको यहां पे दिख रहे हैं। उन सारे न्यूक्लियोसोम्स को भी हम लपेट रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, तब जाके एक और मोटा मोटा धागा बन रहा है। क्या बन रहा है? मोटा मोटा धागा। इस धागे को हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। एक और बार, डीएनए को हमने लपेटा हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, तो बना न्यूक्लियोसोम। सारे न्यूक्लियोसोम्स इकट्ठा आकर एक मोटा मोटा धागा बनाते हैं। दैट धागा इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन फाइबर। इस क्रोमैटिन फाइबर को और लपेटूंगा मैं, और कंडेंस करूंगा, तब जाके बनेगा मेरा क्रोमोसोम। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? डीएनए से बनता है क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर से बनता है क्रोमोसोम। क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है आपको? एक और सिंपल एनालॉजी यहां पर आपको मैं देना चाहता हूं। देखिए, घर पे हम सिलाई करते हैं, कुछ कपड़ा वगैरह फट गया, चड्डी वगैरह फट गई, तो हम उसको सिलाई करते हैं, तो धागा यूज करते हैं। तो मान लो ये मोटा मोटा धागा आपको दिख रहा है। इस मोटे मोटे धागे के ऊपर, सॉरी, इस मोटे मोटे धागे को अगर आप देखोगे तो उसमें और पतले पतले धागे हैं। वो पतले पतले धागे डीएनए हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये मोटा मोटा धागा जो है वो क्रोमैटिन है, डीएनए से बनता है क्रोमैटिन। एंड धागे का जो रील होगा, ये जो रील आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। एकदम पतला डीएनए, डीएनए से बना मोटा मोटा धागा क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन से बना क्रोमोसोम। आई होप ये बात आपके दिमाग में एकदम क्लियरली फिट हो गई है। बहुत बढ़िया। अच्छा, चलो, डीएनए को हमने न्यूक्लियस के अंदर फिट तो कर दिया। एक ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमने डीएनए को लपेट के फिट कर दिया। तो एक सेल के अंदर कितना लंबा डीएनए होता है? अगर मैं डीएनए को बाहर निकालूं एंड उसको ऐसे खींचूं, एक सेल का डीएनए करीब करीब 2 मीटर लंबा होता है। अब ये डीएनए करता क्या है? व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए? ये हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, फिजिकल एंड मेंटल, ठीक है। मेरी हाइट हो गई, मेरा स्किन का कलर हो गया, आंख का कलर हो गया, नाक हो गया, बाल हो गया, बाल का कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अंदर के भी जो बॉडी की फंक्शनिंग है, मेटाबॉलिज्म है, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? डीएनए कंट्रोल करता है। लेकिन ये 2 मीटर लंबा डीएनए, पूरा डीएनए काम नहीं करता। अंडरस्टैंड दिस। डीएनए कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन पूरा डीएनए काम नहीं करता। डीएनए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं। इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं जीन्स। एंड ये जीन हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। सिर्फ इतना जो पार्ट है, ये मेरे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो मान लो ये जीन हाइट का जीन है, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ये जीन हाइट का है, तो वैसा एक और जीन होगा जो मेरे स्किन के कलर को कंट्रोल कर सकता है। कम ऑन, यस और नो? एक और जीन होगा जो मेरे आंख के कलर को कंट्रोल करता है, या फिर मेरे बाल के कलर को कंट्रोल करता है। तो तुम्हारे डीएनए के ऊपर क्या है? छोटे छोटे स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं, स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, जो आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। सिंपल भाषा में आप क्या बोलोगे? जीन्स आर द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जीन्स आर द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। बात एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। फिर एक क्रोमोसोम यहां पे देखते हैं, इसके पार्ट्स हम पहले स्टडी कर लेते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर एक दबा हुआ पार्ट होता है, कंस्ट्रिक्टेड रीजन होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। हमने 9th में पढ़ा हुआ है, कंस्ट्रिक्टेड रीजन विच इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। फिर उसका जो शॉर्ट आर्म होगा, जो छोटा आर्म होता है, उसको पी आर्म बोलते हैं। पी मतलब शॉर्ट आर्म,
ठीक है। अच्छा, आप पूछोगे ये पी कहां से आया, आपको बता देता हूं। फ्रेंच में एक शब्द होता है पेटीट। पेटीट मतलब क्या, एकदम पतला पतला एंड शॉर्ट। पेटीट मतलब बेसिकली शॉर्ट, इट इज अ फ्रेंच वर्ड। तो पेटीट पे से आया पी आम, ठीक है। तो पी फॉर शॉर्ट, पेटीट फॉर शॉर्ट। एंड जो लंबा आम होगा, बड़ा आम होगा, उसको क्यू बोलते हैं। अब आप पूछोगे सर इसको क्यू आम क्यों बोलते हैं, क्यू आम मतलब लॉन्ग आम। तो देखो पी के बाद अल्फाबेट में पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। तो वो लोग ने रख दिया पी मतलब पेटीट शॉर्ट, तो पी के बाद क्या आता है, क्यू, क्यू मतलब लॉन्ग। क्यू का कोई फुल फॉर्म नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बहुत सिंपल। अच्छा, फिर अगर मैं इस क्रोमोसोम में से धागा खींचूं, ये धागा मैंने खींचा, तो ये धागा क्या है, इट इज नथिंग बट क्रोमैटिन विच इज मेड अप ऑफ डीएनए। क्या सारे पार्ट समझ में आ गए? कंस्ट्रिक्टेड रीजन था सेंट्रोमियर, शॉर्ट आर्म था पी आर्म, लॉन्ग आर्म था क्यू आर्म, पी मतलब पेटिट, फ्रेंच वर्ड है फॉर शॉर्ट, एंड धागा खींचेंगे तो धागा क्या है, क्रोमैटिन विच इज मेड अप ऑफ डीएनए। आई होप दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा, एक और बात आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स। क्यों आते हैं क्रोमोसोम, जोड़ी में क्यों आते हैं, इसका रीजन मैं आपको 2 मिनट में आगे बताऊंगा, बट याद रखना है पॉइंट, क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स। अच्छा, एक और बात, हमारी जो बॉडी है वो बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है, बहुत सारे सेल्स हैं, करेक्ट है। हर एक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है, ईच सेल हैज डीएनए, करेक्ट है। सो कैन आई से हर एक सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स भी होंगे, हर एक सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स भी होंगे। अगर मैं इंसान की बात करूं तो ईच ह्यूमन सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स। ये जो 46 नंबर है ये सिर्फ इंसानों के लिए है, अलग अलग स्पीशीज का अलग होगा, कुत्ते का अलग होगा, बिल्ली का अलग होगा, घोड़े का, गधे का, सबका ये जो नंबर होता है क्रोमोसोम का वो अलग होता है। इंसान की बात करें तो हमारे हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। एंड मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम पैर में आते हैं, जोड़ी में आते हैं। तो 46 क्रोमोसोम की कितनी जोड़ी बनती है, 23 पेयर्स बनती है। बहुत सिंपल, पेयर नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आपको यहां पर 23 पेयर्स दिख रही हैं। अब जो सवाल था कि क्रोमोसोम पैर में क्यों आते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंस। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं, एक होता है मेल पेरेंट एंड एक होता है फीमेल पेरेंट। होती है फीमेल पेरेंट, जेंडर भी इंपॉर्टेंट है, होती है, ठीक है। ये दोनों मेल एंड फीमेल अपने बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप के सेल बनाते हैं जिसको बोलते हैं गैमीट्स। गैमीट्स आर द सेक्स सेल्स बेसिकली, ठीक है। मेल बॉडी में स्पर्म बनते हैं, स्पर्म्स आर द मेल गैमीट्स, करेक्ट है। फीमेल बॉडी में एग्स बनते हैं, अंडा, ठीक है, एग बनते हैं विच आर द फीमेल गैमीट्स। अब बात को समझिए, हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, मतलब मेल के भी सेल में 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन जब स्पर्म बनता है तो क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं। एक स्पर्म में जाता है 23 क्रोमोसोम एंड दूसरे स्पर्म में जाता है 23 क्रोमोसोम। देखो एक्चुअली जब आप मियोसिस पढ़ोगे आगे जाके लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 में, सेल डिवीजन, मियोसिस में आपको पता चलेगा कि एक सेल से 4 स्पर्म बनते हैं, ठीक है, टेक्निकली। लेकिन यहां पे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 दिखा रहा हूं। तो सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन जब स्पर्म बना तब क्रोमोसोम डिवाइड हो गया, एक स्पर्म में गया 23 एंड दूसरे में गया 23। एंड ऐसा मिलियंस ऑफ स्पर्म डेली बेसिस पे बनते रहता है बॉडी के अंदर। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, फीमेल की बात करें तो फीमेल के भी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन जब एग बनता है तब ये क्रोमोसोम फिर से डिवाइड हो जाते हैं। तो एक एग में जाता है 23 क्रोमोसोम एंड दूसरे एग में भी जाएगा 23 क्रोमोसोम्स। क्या ये बात क्लियर हो गई? एंड फीमेल बॉडी में मिलियंस ऑफ एग्स नहीं बनते, एक महीने में सिर्फ एक एग मैच्योर होता है। इसके बारे में डिटेल में तो आप पढ़ोगे लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 में, जहां पे हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। चलो यहां पे बात समझ में आ गई, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं, एग में 23 क्रोमोसोम होते हैं। फिर जब रिप्रोडक्शन होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक स्पर्म और एक एग जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ये जो जुड़ने की प्रोसेस है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन से एक नया सेल बनता है जिसको बोलते हैं जाइगोट। ये आपको दिख रहा है, नया जो ये सेल बना है इसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी। अब मुझे बताओ 23 प्लस 23, तो इस जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। कम ऑन, यस और नो?
जिसमें से आधे पापा के हैं और आधे मम्मी के हैं, एंड फिर इस जाइगोट से बनेगा बेबी। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी, पहला सेल होता है जिससे पूरा बेबी आगे जाके बनता है। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई? बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम आ गए उसके सेल के अंदर, जिसमें से आधे पापा के हैं आधे मम्मी के हैं। अब मैंने बोला क्रोमोसोम पैर में आते हैं, तो एक यहां पे मेरे डायग्राम्स ना बहुत बढ़िया बनते हैं, एक जोड़ी बनाता हूं क्रोमोसोम की यहां पे। चलिए उसमें से मुझे बताओ, जोड़ी है ना, उसमें से एक पापा का क्रोमोसोम होता है और एक मम्मी का क्रोमोसोम होता है। तो हमने जो 23 पेयर्स देखी, 23 पेयर्स में से हर एक पैर में एक क्रोमोसोम पापा का होगा और एक क्रोमोसोम मम्मी का होगा। इस तरह से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दैट इज व्हाई क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स, बिकॉज आधे पापा के आते हैं आधे मम्मी के आते हैं। चलिए, क्या यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई है? आपको सारे बेसिक्स समझ में आ रहे हैं? ठीक है, चलिए हमारा ऐप प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। पार्थ मोमाया सर्च कीजिए, आप लॉगिन कर सकते हैं अपने फोन नंबर से। लाइव लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं मैथ्स के और साइंस के। डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं 7 to 8:45। यहाँ पे आपको 3 कोर्सेज दिखेंगे। कॉम्बो कोर्स होता है जहां पे मैथ्स एंड साइंस दोनों है। अगर आपको सिर्फ मैथ्स लेना है तो वो आप ले सकते हो, सिर्फ साइंस लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। फ्लैश कार्ड्स का हमारा जो फीचर है वो भी ऐप के ऊपर इंटीग्रेट हो गया है, एंड इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट फीचर। फ्लैश कार्ड्स जो है उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप डाउनलोड करके आप सीधा फ्लैश कार्ड्स का मजा ले सकते हैं, लुफ्त उठा सकते हैं। एंड अगर कोई भी डाउट आता है, क्वेरी आती है, तो आप चैट सेक्शन में जाके मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें यहां पर समझना है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आइए देखते हैं। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो ऐसे घूमा हुआ ट्विस्टेड मॉलिक्यूल है, करेक्ट? इसको अगर मैं एकदम सीधा खींचूं, टाइट पकड़ूं, तो ये मॉलिक्यूल मुझे एक लैडर की तरह, एक सीढ़ी की तरह दिखाई देगा। अब इस सीढ़ी की 2 साइड्स होती हैं, एक ये वाली साइड दिख रही है एंड एक ये वाली साइड है। 2 साइड होती हैं एंड दोनों के बीच में होते हैं स्टेप्स। तो सबसे पहले हम साइड्स बनाएंगे एंड बाद में हम बीच के स्टेप्स बनाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। डीएनए बैकबोन, बैकबोन मतलब क्या? साइड। डीएनए के जो साइड होती हैं दे आर मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, जिसको हम फॉस्फेट भी बुला सकते हैं। अब इसको पेंटोज क्यों बोला है? बिकॉज इस शुगर के अंदर 5 कार्बन एटम होते हैं। कितने होते हैं? 5 कार्बन एटम। पेंट मतलब 5। देखो शुगर का शेप आपको दिख रहा है, पेंटागन का शेप है। 5 कार्बन एटम है तो इट इज पेंटागन वाला पेंटोज शुगर। शुगर के नीचे जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, उसके नीचे फिर से आएगा शुगर, फिर आएगा फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। ये जो चेन बन जाती है ये एक साइड बन गई डीएनए की, शुगर फॉस्फेट का चेन। इसी तरह से इसकी सामने वाली साइड भी बनेगी। देखिए फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट का यहां पर भी चेन बन रहा है, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। लेफ्ट वाली जो साइड है वो ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है। राइट वाली साइड ऐसे नीचे जा रही है, इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है। दे आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल, बिकॉज इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब ध्यान से सुनना, हर एक शुगर पे, ठीक है, हर एक शुगर मॉलिक्यूल पे हम लगाएंगे एक नाइट्रोजन बेस। क्या लगाएंगे? नाइट्रोजन बेस। यहां पर भी लगाया, यहां पर भी लगाया, यहां पर भी लगाया, यहां पर भी लगाया, हर एक शुगर पे नाइट्रोजन बेस लगाया। 4 प्रकार के होते हैं नाइट्रोजन बेसेस, आर ऑफ 4 टाइप्स। एडेनिन ए, गुआनिन जी, साइटोसिन सी, थाइमिन टी। कैन यू सी? ए जी सी टी हमने यहां पे लगा दिया 4 नाइट्रोजन बेस, एंड यहां पे टी सी जी ए, इस तरह से हमने नाइट्रोजन बेसेस लगा दिए हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एडेनिन एंड गुआनिन, ये जो नाइट्रोजन बेस हैं वो एक ग्रुप में आते हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं प्यूरिन्स। ठीक है, एडेनिन एंड गुआनिन का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं प्यूरिन्स। एंड इस प्यूरिन्स के केमिकल स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो आपको 2 रिंग्स दिखाई देंगी इस तरह से। प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर जो होता है, केमिकल स्ट्रक्चर, उसमें 2 रिंग होती हैं। अब ये रिंग किसका बनता है, कैसे बनता है, कहां बनता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इतना डीप में हम यहां पर नहीं जाने वाले, सिर्फ याद रखेंगे प्यूरिन्स 2 रिंग का उनका स्ट्रक्चर होता है। एडेनिन एंड गुआनिन आर प्यूरिन्स। वैसे साइटोसिन एंड थाइमिन, इनका जो ग्रुप है इसको बोलते हैं पिरिमिडीन्स, एंड इनके
स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो वहां पे एक सिंगल रिंग होती है। एडेनिन गोनिन में 2 रिंग्स एंड साइटोसिन थाइमिन में सिंगल रिंग होती है पिरिमिडिन में। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई है? प्यूरिन होता है, पिरिमिडिन होता है। प्यूरिन में 2 रिंग्स होती हैं, पिरिमिडिन में सिंगल रिंग होती है। क्लियर? अच्छा, अब क्या होगा? एडेनिन ओनली पेयर्स विथ थाइमिन। ये जो एडेनिन है वो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, वो सिर्फ और सिर्फ थाइमिन से प्यार करता है। एडेनिन ओनली पेयर्स विथ थाइमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनके बीच में बनते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जैक्टली होता क्या है ये भी मैं आपको 2 मिनट में आगे बताऊंगा, चिंता करने का विषय नहीं है, डोंट वरी, आई विल टेल यू। लेकिन एडेनिन किसी और के साथ पेयर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ थाइमिन के साथ कर सकता है। सिंपल हो गई बात। अच्छा, गोनिन विल ओनली पेयर विथ साइटोसिन। ये जो गोनिन है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोसिन से प्यार करता है एंड इनके बीच में बनते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस तरह से। क्लियर हो गई बात? ए टी, टी ए दिख रहा है आपको, जी सी सी जी। एडेनिन विल पेयर विथ ओनली थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गोनिन विल पेयर विथ ओनली साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड एक लास्ट बात, ये जो पेयरिंग होती है इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। याद रखेंगे बिकॉज ये आगे भी आएगा। ए विथ टी बराबर है जी विथ सी। इस पेयरिंग को ATGC, ये जो पेयरिंग है इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। याद रखना ये वर्ड, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। आगे जाके लेक्चर 1 में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ATGC। वेरी क्लियर? अच्छा, नाउ अंडरस्टैंड दिस। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, ठीक है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, ये जो तीनों का ग्रुप होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, शुगर का, नाइट्रोजन बेस का एंड फॉस्फेट का, तीनों का जो ग्रुप बनता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। एंड कैन यू सी, यहां पर 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। जहां पर ए है उसको मैं एडेनिन न्यूक्लियोटाइड बोलूंगा, जहां पर जी है उसको मैं गोनिन न्यूक्लियोटाइड बोलूंगा, जहां पर सी है उसको मैं साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड बोलूंगा, जहां पर टी है उसको मैं थाइमीन न्यूक्लियोटाइड बोलूंगा। तो आप पूछोगे कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं? 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, गोनिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड एंड थाइमीन न्यूक्लियोटाइड। क्या ये बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। एंड एक आखिरी बात, चलिए अब मैंने आपको बताया हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है वो समझ लेते हैं। एडेनिन एक प्यूरिन है, तो क्या आपको यहां पे 2 रिंग दिख रही है, रिंग नंबर 1 एंड रिंग नंबर 2। ये केमिकल स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, क्या एग्जाम में आएगा क्या? नहीं, आपको सिर्फ जिसको समझना है उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जितने बच्चे समझना चाहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है उनके लिए ये मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एडेनिन में, प्यूरिन में 2 रिंग होती है, आपको 2 रिंग दिख रही है। एंड ये थाइमिन जो है, थाइमिन इज पिरिमिडिन, उसमें सिंगल रिंग होती है, तो आपको सिंगल रिंग भी यहां पे दिख रही है। अब मेरी बात सुनो, यहां पे जो ऑक्सीजन है इट इज डेल्टा नेगेटिव। ऑक्सीजन के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज होता है थोड़ा सा, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं, रुक जाओ, इरेज करते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर ना थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा नेगेटिव। एंड जो हाइड्रोजन है इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको बोलेंगे डेल्टा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे आर ऑपोजिट चार्जेस, तो उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज अ वीक बॉन्ड। देखो, कोवैलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज वीक, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उसी तरह से नाइट्रोजन भी डेल्टा नेगेटिव है, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है थोड़ा। एंड हाइड्रोजन इज डेल्टा पॉजिटिव, तो अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मुझे बताइए यहां पर एडेनिन एंड थाइमीन के बीच में कितने बॉन्ड बन पा रहे हैं? 2 बॉन्ड बन पा रहे हैं, क्या हमें दिख रहा है? उसी तरह से गोनिन इज अ प्यूरिन, उसके अंदर भी कितनी रिंग होती हैं? 2 रिंग होती हैं। साइटोसिन इज अ पिरिमिडिन, उसके अंदर कितनी रिंग होती है? 1 रिंग होती है। एंड यहां पर कैन यू सी देयर आर 3 बॉन्ड्स विच आर पॉसिबल। ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, नाइट्रोजन डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज नेगेटिव। तो इस तरह से यहां पे कितने बॉन्ड बन पा रहे हैं? 3 बॉन्ड्स आर पॉसिबल।
क्या ये स्ट्रक्चर्स हमें याद करने हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें सिर्फ कितना याद रखना है? A एंड T 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, G एंड C 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, हमें सिर्फ इतना याद रखना है। लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जैक्टली क्या होता है वो मैंने यहां पर आपको बता दिया है। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। बहुत बढ़िया। अच्छा, सो फाइनली लास्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर। ये जो दो स्ट्रैंड्स होती हैं, दो साइड होती हैं, वो ऐसे एक दूसरे के इर्द गिर्द कॉइल हो रही हैं, आजू बाजू कॉइल हो रही हैं, एंड दे फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। देखो जो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है ऐसा, इसको हम बोलते हैं हेलिक्स। ठीक है, जो स्प्रिंग जैसा शेप होता है इसको बोलते हैं हेलिक्स। लेकिन यहां पे दो स्ट्रैंड्स हैं जो ऐसे इर्द गिर्द घूम रही हैं, सो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? डबल हेलिक्स, बिकॉज देयर आर टू स्ट्रैंड्स गोइंग अराउंड ईच अदर। ये हो गया हमारा पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। आगे चलते हैं। अब आते हैं इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे, बट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। सबसे पहली बात, आरएनए इज द सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कौन है भाई? डीएनए है। आरएनए इज द सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए एंड आरएनए में बेसिक दो डिफरेंस होते हैं। कितने? 2 डिफरेंस। सबसे पहला, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, उसकी 2 साइड्स होती हैं। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, उसकी कितनी साइड होती है? 1 साइड होती है। पहला डिफरेंस। अब इसका भी जो बैकबोन है, ये जो साइड है, ये भी शुगर का एंड फॉस्फेट का बना हुआ है, एंड यहां पर भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आरएनए इज ऑल्सो मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन, शुगर फॉस्फेट का चेन रहेगा, एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस यहां पर भी होते हैं। एडनिन होता है, गोनिन होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन यहां पर थायमीन नहीं होता। आरएनए में होता है यूरासिल। थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल इन राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? यहां पर भी 4 नाइट्रोजन बेस हैं, एडनिन, गोनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। आइए देखते हैं। ये रहा मेरा आरएनए का स्ट्रक्चर। इसका बैकबोन शुगर फॉस्फेट का बना हुआ है। ठीक है, बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। हर एक शुगर पे नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है इस तरह से, एंड थायमीन के जगह पे क्या है? यहां पे यूरासिल दिया हुआ है। वेरी सिंपल। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, इन तीनों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चेन ऑफ आरएनए। आरएनए का सबसे छोटा यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। बाय द वे, डीएनए का भी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड ही होगा। अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए, क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। बहुत सिंपल। यहां पर भी 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, एडनिन न्यूक्लियोटाइड, गोनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल न्यूक्लियोटाइड, जस्ट लाइक डीएनए। क्लियर है? डीएनए में थायमीन न्यूक्लियोटाइड होगा, यहां पे यूरासिल न्यूक्लियोटाइड होगा, उतना ही फर्क है। चलिए, large numbers of nucleotides, they will be bonded together, bonded मतलब joined together to form the molecule of RNA। सिंपल बात। 2 डिफरेंस। पहला डिफरेंस, RNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड। दूसरा डिफरेंस, इसमें यूरासिल होता है, डीएनए में थायमीन होता है। क्लियर हो गई बात? अब 3 टाइप के आरएनए होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है mRNA विच इज नथिंग बट मैसेंजर आरएनए। एक होता है rRNA विच इज नथिंग बट राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, एंड एक होता है tRNA दैट इज ट्रांसफर आरएनए। अब इन तीनों का काम क्या है, इन तीनों का फंक्शन क्या है, ये हमें समझना है। यही हम लेक्चर 1 में भी डिटेल में पढ़ेंगे इन प्रोटीन सिंथेसिस। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू, एक आउटलाइन बता देता हूं कि ये तीनों आरएनए एग्जैक्टली करते क्या हैं, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, इन आवर बॉडी। आइए समझते हैं। चलिए, मुझे बताओ, ये जीन है। जीन क्या होता है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, जीन मेरे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ये जो छोटी बच्ची है, इसका हाइट, इसका स्किन का कलर, आंख का कलर, इसका बाल का टेक्सचर, एवरीथिंग, ऑल द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। करेक्ट। हाउ? जीन कैरेक्टर को कैसे कंट्रोल करता है? हाउ? दैट इज द क्वेश्चन। ध्यान से सुनना। जीन बनाता है प्रोटीन्स। जीन बनाता है प्रोटीन, एंड प्रोटीन कंट्रोल करता है कैरेक्टर को। ये क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, ये सीक्वेंस समझ लीजिए।
जीन बनाता है प्रोटीन, प्रोटीन कंट्रोल करता है कैरेक्टर को। तो हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है कि जीन प्रोटीन कैसे बनाता है। हमारा टॉपिक क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, लेक्चर 1 का। हमें क्या समझना है? जीन प्रोटीन कैसे बनाता है। लेट अस अंडरस्टैंड एक बेसिक आउटलाइन ऑफ दैट। चलो, ये जीन है, मान लो जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन के ऊपर हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन, बराबर है। गोनिन पेयर्स विथ साइटोसिन, साइटोसिन विथ गोनिन एंड थाइमिन विथ एडेनिन। एटीजीसी एटीजीसी, ये जो सीक्वेंस है जीन के ऊपर का, जो सीक्वेंस है, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। क्या बोलेंगे? जेनेटिक कोड। एंड दिस कोड इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो भी सीक्वेंस है, दिस इज लाइक अ सीक्रेट कोड। इस सीक्वेंस को मुझे रीड करना है एंड उसके अंदर छुपी हुई है प्रोटीन की इंफॉर्मेशन। ये जो सीक्वेंस है, इट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसको ही रीड करके हम प्रोटीन बनाने वाले हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जीन के ऊपर के कोड को बोलते हैं जेनेटिक कोड, एंड दैट कोड इज द हिडन इंफॉर्मेशन, इट इज द सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? बहुत बढ़िया। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। चलो, एक ले लेते हैं यहां पर एक सेल। सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, एंड डीएनए का सेगमेंट होता है जीन। तो ये क्या है? जीन है। जीन के ऊपर होता है कोड, सीक्रेट कोड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये रही, दिख रही है कोड? अच्छा, ये जो जीन है वो न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा सकता। अंडरस्टैंड दिस, जीन न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा सकता। तो ये जीन क्या करेगा? अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी करेगा। जीन अपने इंफॉर्मेशन को कॉपी करके बनाता है एमआरएनए। यहां पे लिख देता हूं, ये जो चीज हमने बनाई है ये क्या है? एमआरएनए। एमआरएनए कहां बनता है? न्यूक्लियस के अंदर बनता है। जीन का इंफॉर्मेशन कॉपी करके बनता है एमआरएनए इन द न्यूक्लियस। पॉइंट नंबर 1 एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा, अब क्या होगा? न्यूक्लियस के बाहर एक होता है सेल ऑर्गेनल, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको दाने दाने दिख रहे हैं, गोले गोले छोटे छोटे। ये जो दाने हैं, एक दाने को बड़ा करके देखते हैं। ये जो दाना है इसको बोलते हैं राइबोसोम, एंड दिस राइबोसोम इज द फैक्टरी ऑफ, बड़ा घटिया सा ऑफ लिखा मैंने, फैक्टरी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्पेलिंग बोल रहा हूं। हमारे सेल में जितने भी प्रोटीन बनते हैं वो कहां बनते हैं? राइबोसोम के ऊपर। मतलब कहां बनेंगे? यहां बनेंगे। ये जो दाने दिख रहे हैं ना, ये जो दाने दिख रहे हैं, इनके ऊपर बनते हैं प्रोटीन। राइबोसोम के ऊपर बनते हैं प्रोटीन। दे आर द प्रोटीन फैक्टरीज। वेरी क्लियर? अब सुनो मेरी बात, ये जो राइबोसोम है वो किसका बनता है? आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए। अब क्या होगा? ये जो एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बना था, वो एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर आएगा एंड राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, वन मोर टाइम। यहां पे जो एमआरएनए बना था इन द न्यूक्लियस, वो बाहर आकर राइबोसोम के ऊपर अटैच हो जाएगा इस तरह से। अब क्या होगा? सुनो, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये जो गोले दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है? केमिकल होता है। अमीनो एसिड की जो चेन होती है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इनको हमने चेन में लगाया, एक लाइन से लगाया, तो ये जो चेन बन जाती है इसको बोलते हैं प्रोटीन। हमें क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। अच्छा, अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं। ठीक है, हमारा जो रॉ मटेरियल है प्रोटीन बनाने का, अमीनो एसिड, वो साइटोप्लाज्म में इस तरह से बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है। मुझे इनको राइबोसोम पे लेके आना है, बिकॉज प्रोटीन किधर बनता है? राइबोसोम पे बनता है। तो मुझे लगेगा टीआरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए क्या करेगा? एक एक अमीनो एसिड को उठा उठाकर राइबोसोम के पास लेकर जाएगा, एंड तब जाके यहां बनेगा प्रोटीन। ठीक है, एक एक अमीनो एसिड ट्रांसफर होगा एंड यहां पे इस तरह से बनेगा चेन ऑफ अमीनो एसिड, एंड दैट इज द प्रोटीन।
क्या ये तीनों बातें क्लियर हो गई? हमने पढ़ा mRNA होता है जो मैसेज को लेकर आता है, न्यूक्लियस के बाहर मैसेज को लेकर आएगा, राइबोसोम तक लेकर आएगा। rRNA होता है जिससे राइबोसोम बनता है एंड राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्टरी। एंड tRNA होता है ट्रांसफर आरएनए जो अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है टू द राइबोसोम। क्या ये पूरी कहानी समझ में आ गई? एंड राइबोसोम जो है उसके ऊपर बन जाएगा प्रोटीन। चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज प्रोटीन। ये हो गया पूरा ओवरव्यू ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसी चीज को हमें डिटेल में पढ़ना है इन लेक्चर नंबर 1। ये मैं आपको यहां पे समरी दे रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे मैंने लिखे हुए हैं। क्रोमोसोम का डायग्राम भी यहां पे मैंने आपको दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो, इसको कॉपी कर लो अपने नोटबुक में। ये सारे पॉइंट्स होने बहुत जरूरी हैं। दीज आर ऑल द बेसिक्स। सो यहां पर आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। आई होप काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर इस लेक्चर में मैंने दी है एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 10th स्टैंडर्ड बायोलॉजी जर्नी। एंड आगे चलते 11th में भी डेफिनेटली ये सारे बेसिक्स आपको बहुत ही काम आएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट आता है कमेंट्स में बता सकते हो, ऐप के ऊपर मुझसे डायरेक्टली भी आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।